जय हिंद एवरीवन। पुनः आप सभी का स्वागत है सुरनांग कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको जैसा विदित है, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम को लेके सिलेबस डिकोडिंग सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित जो कंसेप्ट, जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, उसको लेके अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि विगत वर्षों में यूनिट 4 मध्य प्रदेश के भूगोल से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या इनका वेटेज रहा है और किन किन टॉपिक से मेनली हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आपको मैं पहले बता दूं क्लास के कि ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन किए गए हैं, डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तत्पश्चात ये विगत वर्षों के आधार पर जो सिलेबस को डिकोड किया है, तो उससे संबंधित ये टॉपिक आपके ब्लू पेन नीले कलर में लिखे गए हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। वनोपज, नदियां और पहाड़ियां और पठार, ये पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस का 40% जो पार्ट्स है वो सिर्फ एक लाइन कवर करती है। कैसे, आइए देखते हैं। वनोपज, ये मैं मानता हूं कि जो सिलेबस में जिस तरीके से चीजें मेंशन करी गई हैं वो हमारे पढ़ने का तरीका नहीं हो सकता, लेकिन हम इसे क्लास के बाद समझेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। उसके पहले जो सिलेबस में जिस तरीके से चीजें मेंशन करी गई हैं, पहले हम उन्हें जान लेते हैं। वनोपज, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे वन और वन संबंधी उत्पाद, उनके बारे में अध्ययन करना है। तो हम यहाँ से पहला टॉपिक लेते हैं वन। जब हम वनों के बारे में देखते हैं तो वहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वन की डेफिनेशन क्या है, क्या जो हमारे आसपास बगीचे, उद्यान पाए जाते हैं, क्या वो वन है? क्योंकि जहां वृक्ष है वो वन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वन की एक सुव्यवस्थित परिभाषा क्या होगी, सर्वप्रथम हम उसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात हम वनों का विस्तार, प्रदेश स्तर पर वनों का विस्तार कैसे हुआ है, कि किस क्षेत्र में प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद वनों के वर्गीकरण को जब हम विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट हैं वह प्रशासनिक आधार पर कैसे वर्गीकृत हैं, वह प्रजाति के आधार पर कैसे वर्गीकृत हैं, क्या संरक्षित वन है, क्या असंरक्षित वन है, तो उसके बारे में हमें वर्गीकरण के तहत अध्ययन करना होता है। मेनली जो हमें इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट से, वह हमारी जो प्रति 2 वर्ष में फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि किस जिले में कितने वनों में वृद्धि हुई है, कहाँ जिलों में कमी हुई है, किस प्रजाति के वनों में वृद्धि हुई है। इससे संबंधित जो भी नवीन आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, वहां से हमें निरंतर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आती है उसके बारे में अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वनों संबंधी उत्पाद, तो जिन्हें हम कहते हैं वनोपज। तो वनोपज से किस तरीके के क्वेश्चन विगत वर्षों में देखे गए हैं। इसमें सर्वप्रथम हम जब वनोपज का वर्गीकरण करते हैं साथियों, तो हम देखते हैं कि वनोपज 2 प्रकार से वर्गीकृत होता है। एक मुख्य वनोपज, दूसरा गौण वनोपज या लघु वनोपज। मुख्य वनोपज अर्थात ऐसे वन उत्पाद जो है मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसके तहत हमें साल, सागौन, बांस, इनके बारे में अध्ययन करना होता है। जबकि जो छोटे मोटे वनोपज हैं उनके बारे में हमें लघु वनोपज के तहत अध्ययन करना होता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह हमारी योजनाओं से बनते हैं। वन संबंधी जो योजनाएं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित करी जा रही हैं, वह कब से प्रारंभ हुई, क्या उनका मुख्य उद्देश्य था और प्रदेश स्तर पर उनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ से हमें प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। संरक्षण, वन संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं लाई गई, क्या प्रयास किए गए, इन संबंध में भी हमें प्रायः क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इन 2 टॉपिक्स को पढ़ने के पश्चात जो तीसरा टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, नदियां। तो नदियों के बारे में जब हम बृहद जानकारी लेते हैं तो हम देखते हैं कि नदियां दैट मीन्स ड्रेनेज सिस्टम, मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। तो कितने भागों में मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र बटा हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी का अपवाह तंत्र भी है, उसके बाद नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है, साउथ में हम देखें तो गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र है, हम ईस्टर्न पार्ट्स में देखें तो महानदी का अपवाह तंत्र है। तो वहां कौन कौन सी नदियां सम्मिलित होती हैं उसके बारे में हमें अपवाह तंत्र के तहत अध्ययन करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख नदियां। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नदियां हैं,
इन नदियों को पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वह होता है दिशा के आधार पर, अर्थात उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, पूर्वी की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इस तरीके से जितनी भी नदियां आपके प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इन 4 दिशाओं के आधार पर उनका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। जब हम नदियों से देखते हैं तो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे आपको 2 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन का जो तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, वह होता है नदी कहाँ से उद्गमित होती है, इसका प्रवाह किस दिशा में है, किस क्षेत्र में, कुल इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, कौन सी सहायक नदी किस स्थान पर जाकर मिलती है, इन नदियों पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नदियों वाले टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसी से मिलता हुआ टॉपिक है आपका नदी घाटी परियोजना, जो कि मैंने आपको बताया कि किस नदी पर कौन सी परियोजनाएं संचालित है। हमारी रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना कहाँ है, जैसे जबलपुर में है, जबलपुर के बरगी में है, कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन वहां से होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको नदियों से देखने को मिलते हैं। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है साथियों, वो है हमारा नदी जोड़ो परियोजना। आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित हमारी कैन बेतवा लिंक नदी परियोजना और अभी हाल ही में जो नवीन नदी परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ करी गई है, पीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, कब से इनकी शुरुआत हुई, किन किन क्षेत्रों को या जिलों को इससे लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगे, और क्या क्या प्रमुख साझेदारियां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मध्य निर्धारित की हुई हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको नदी जोड़ो परियोजना से देखने को मिलेंगे। तो नदियों वाले टॉपिक को किस तरीके से डिकोड करके पढ़ा जा सकता है, हमने वो जाना। उसके बाद जो पहली ही लाइन है उसमें लिखा हुआ है पहाड़ियां और पठार। ये आयोग के द्वारा सिर्फ लिख दिया गया है कि पहाड़ियां और पठार, जबकि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वह आपके भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को पढ़ते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, अपने आप में एक बृहद जानकारी भौतिक विभाजन के बारे में हमें होना अति आवश्यक है। जब हम भौतिक विभाजन का अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को कुल 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम मध्य उच्च प्रदेश, जो कि हमारे प्रदेश के 82% क्षेत्रफल को कवर करता है। आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी, यह कुल मिलाकर 11% क्षेत्रफल को कवर करता है। वहीं आपका पूर्वी पठार में आप देखेंगे कि जो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहां पे हमारे बघेली डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसी वजह से इसे बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे 7% क्षेत्रफल को कवर करता हुआ हमें दिखाई देता है। चूंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 82%, अतः हमारे मध्य उच्च प्रदेश को कुल 5 भागों में उप विभाजित किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम है आपका मालवा का पठार, फिर आपकी नर्मदा सोन घाटी, फिर आप देखेंगे मध्य भारत का पठार, फिर आप देखेंगे रीवा पन्ना का पठार, फिर आप देखेंगे हमारा बुंदेलखंड का पठार। तो किस तरीके से इन प्रादेशिक स्थलों का विभाजन किया गया है, कैसे हमारे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया गया है, वहीं से हमें पहाड़ी और पठार से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश वाला सेगमेंट संस्थान में मैं ही देखता हूं, तो किस तरीके से हम इन्हें कोड के माध्यम से पढ़ सकते हैं वह भी आवश्यक हो जाता है। जैसे इसके लिए मैं एक कोड का इस्तेमाल करता हूं, माना समीर बाबू। माना समीर बाबू एक ऐसा कोड है जिसमें आप देखेंगे कि ये सारे फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं वह कवर हो जाते हैं। माँ से आपका मालवा का पठार हो जाएगा, ना से आपका नर्मदा सोन घाटी हो जाएगा, सा से आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी हो जाएगा, माना समीर मध्य भारत का पठार हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार हो जाएगा, बापू से आपका बुंदेलखंड और पूर्वी पठार हो जाएगा। यह क्षेत्रफल के आधार पर विभाजित किए गए प्रादेशिक स्थल हैं। तो इस तरीके से हमें मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को समझना है। यहाँ से प्रतिवर्ष आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन की प्रकृति होती है वह होती है, जैसे आप मालवा का पठार पढ़ रहे हैं तो वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे मालवा का पठार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अवस्थित है। आंसर होगा पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ से किन किन नदियों का उद्गम होता है, मालवा के पठार के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित होते हैं, या कौन सा जिला मालवा के पठार में शामिल नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके विगत वर्षों में देखने को मिले हैं। उसके पश्चात जब ये फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट होती है तो आप देखेंगे कि बहुत
बड़े एरिया, सिलेबस के एरिया को ये कवर करती हुई दिखाई देती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि लगभग 35 से 40% एरिया को कवर करती है ये वाली लाइन। उसके पश्चात हम देखते हैं जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी। जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है। अर्थात जब आप इंडियन ज्योग्राफी में वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी, आप वहाँ की जलवायु का अध्ययन करते हैं तो उसी के तहत आपको मध्य प्रदेश की जलवायु भी देखने को मिल जाती है। किंतु स्पेसिफिक तौर पे जब विशिष्ट तौर पे यहाँ पे शामिल किया गया है जलवायु वाले टॉपिक को, तो हम यहाँ पे जानेंगे जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, आप उनका वर्गीकरण देखेंगे। यहाँ से निरंतर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको ऋतुओं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में जैसे कुल 3 ऋतुएं होती हैं, जिसमें आपकी ग्रीष्म ऋतु, आपकी वर्षा ऋतु, आपकी शीत ऋतु। तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं, इस संबंध में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि शियाला नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो फैक्चुअल डेटा यहाँ से हमें रीड करना होता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम जलवायु के तहत तापमान का पढ़ेंगे। जब हम तापमान का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रादेशिक आधार पर तापमान किस तरीके का है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में सम जलवायु होती है, अर्थात वहां पे जो तापमान होता है वह जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब भी वहां सामान्य गर्मी पड़ती है, जबकि जो शीत ऋतु होती है तो वहां पे सामान्य ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से हमें तापमान के बारे में अध्ययन करना है। आपका 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि दक्षिणी मध्य प्रदेश से उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर जाते हुए तापमान में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अर्थात आप इसके क्षेत्रीय विभाजन को भी यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर अगला टॉपिक जलवायु के तहत हमारा है वर्षा। तो हम देखेंगे कि वर्षा का वितरण कैसा है, अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो कि आप देखते हैं पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा में शिथिलता देखने को मिलती है, परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके क्या कारण है। दिशाएं, अर्थात पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, हमें दिशाओं के आधार पर वर्षा का अध्ययन करना होता है। और यहाँ वितरण में हमें प्रादेशिक आधार पर वर्षा का अध्ययन करना होता है कि मालवा के पठार में किस तरीके की वर्षा होती है, आपकी नर्मदा सोन घाटी में वर्षा की क्या स्थिति है, मध्य भारत में किस तरीके की वर्षा होती है, रीवा पन्ना के पठार में किस तरीके की वर्षा होती है, बुंदेलखंड के पठार में किस तरीके की वर्षा होती है। तो ये हमें वितरण में अध्ययन करना होता है और यहाँ पे भी आपको रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है हमारा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। जब हम एक मिनट चलिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में वो है मृदा, सॉइल। तो सर्वप्रथम हम मृदा की एक डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मृदा के प्रकार। आपको पता होगा साथियों, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। आपकी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो हमें यहाँ पे उसके प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, किन किन तत्वों की उसमें अधिकता या कमी होती है। उसके बाद मृदा का वितरण, किस क्षेत्र में मृदा का वितरण कैसा पाया जाता है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी हमें देखने को मिलता है, मृदा अपरदन। तो क्या कारण है मृदा अपरदन के, किन किन गतिविधियों के कारण मृदा अपरदित हो रही है और उसे संरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो मृदा अपरदन और संरक्षण से भी क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगला प्राकृतिक संसाधन के तहत जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो है आपका खनिज, मिनरल्स। मिनरल्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसे डिवाइड करके पढ़ें। धात्विक खनिज कौन से होंगे और अधात्विक खनिज कौन से होंगे। और फिर दूसरा वर्गीकरण जो होता है वह होता है प्रादेशिक आधार पर कि पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश में किन खनिजों की अधिकता है और दक्षिणी मध्य प्रदेश में किन खनिजों की अधिकता है। उसके बाद आप भंडार क्षेत्र से भी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पाएंगे। आपका माइंड से क्वेश्चन आता है बेलाडीला खदान कहाँ पे है, आपका क्वेश्चन आएगा मलाज खंड की खदान कहाँ पे है। तो हमें भंडार क्षेत्र से भी रेगुलर बेसिस पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन मिनरल्स रिपोर्ट जो आती है तो एक क्वेश्चन हमें करंट से रिलेट होकर यहाँ देखने को मिलता है।
कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जैसे आप जानते हैं कि हीरा, चूना पत्थर, संगमरमर, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का, रॉक फॉस्फेट, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो हमें रैंकिंग से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेगुलर, हर साल आपको एक क्वेश्चन यहाँ से रैंकिंग से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो खनिजों को किस तरीके से अध्ययन करना है हमने हो जाना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है हमारा प्रमुख फसलें, जल संसाधन और सिंचाई परियोजना। इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट अध्ययन करना है वह है कृषि और फसलें, क्योंकि आप जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं को नदी घाटी परियोजनाओं के तहत और प्रमुख नदियों के तहत अध्ययन कर चुके होते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह हो जाता है हमारा कृषि क्षेत्र, हमारी प्रमुख फसलें। जब हम कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें कृषि का वर्गीकरण पढ़ना है, कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, फिर कौन कौन सी फसलें हमारे मध्य प्रदेश में होती हैं, तो फिर उन फसलों का वर्गीकरण पढ़ना है। फिर जब हम इनका वर्गीकरण देखते हैं तो इसमें हमें देखना होता है कि भाई रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। उसके बाद उत्पादन देखना होता है, किस जिले में कौन सी फसल प्रमुखता से उत्पादित की जाती है। जैसे आप नरसिंहपुर के बारे में जानते हैं, हमारा नरसिंहपुर गन्ना प्रधान जिला है, तो गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला है। क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा नरसिंहपुर। आपका क्वेश्चन आएगा कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जिला है या प्रथम स्थान किसका है, तो आपका आंसर होगा होशंगाबाद। चना के उत्पादन में विदिशा। तो इस तरीके से आपको उत्पादन से निरंतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अभी जो हमारा वर्ष 2024 था वह मिलेट ईयर था, श्री अन्न वर्ष उसे घोषित किया गया था, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। तो जो मोटे अनाज हैं उन्हें संयुक्त रूप से श्री अन्न की उपाधि दी गई है, संयुक्त रूप से उन्हें श्री अन्न कहा जाता है। तो इनके क्या क्या फायदे हैं, किन किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन होता है, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ से भी अब क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा सा, किन किन फसलों को श्री अन्न के तहत शामिल किया जाता है, या मोस्टली जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा श्री अन्न नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा श्री अन्न नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था मक्का। मक्का श्री अन्न के तहत शामिल नहीं किया गया है, जबकि कोदो, कुटकी, ज्वार, रागी, बाजरा आदि ये हमारी श्री अन्न की फसलें हैं। तो हमें यहाँ से भी अब क्वेश्चन देखने को मिलने लगे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेबस में मेंशन किया गया है एनर्जी, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। जब आप भारत के भूगोल के संदर्भ में इन्हें पढ़ते हैं तभी इनका अध्ययन हमें वहां कर लिया जाता है, किंतु जब यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है तो आप प्रदेश स्तर पे इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो हमारे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, जो हमारी तापीय ऊर्जा है, जो हमारी जल विद्युत ऊर्जा है, जो हमारी आणविक ऊर्जा है, ऐसे संसाधन जो निरंतर इस्तेमाल यूज करने के पश्चात खत्म होने की कगार पर हैं, तो उनका अध्ययन हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तहत करना होता है। जबकि जो नवागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनका अध्ययन हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तहत करना होता है। और दोस्तों इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उसमें सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा में प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है, कौन से सोलर पावर प्लांट की स्थापना किस जिले में करी गई है। उसके बाद पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का जो आप देखेंगे कि केंद्रीकरण है पवन ऊर्जा का, विंड एनर्जी का, वो आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो क्या कारण है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमें पवन चक्की देखने को मिलती है। आप जब इंदौर जाते हैं तो आपको इंदौर से देवास, देवास से इंदौर जाते टाइम बहुत सारी पवन चक्कियां देखने को मिलती हैं। तो क्या औसत गति वायु की पवन ऊर्जा के निर्माण के लिए सहायक होती, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भूतापीय ऊर्जा, यदि कोई ऐसा स्थल है जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है हमारे पृथ्वी के अंदर से, तो वो कौन सा है, किस जिले में स्थित है, इसके बारे में हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तहत अध्ययन करना होता है। यहाँ से भी आपको लगभग एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका मेंशन किया गया है प्रमुख उद्योग। उद्योगों को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उद्योगों का वर्गीकरण। आप देख लेंगे कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, आप देख लेंगे वन आधारित उद्योग कौन से हैं, आपको देखना होगा खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, आपको देखना होगा कि इनका जो वर्गीकरण है वह आकार के आधार पर कैसा किया गया है। क्योंकि विगत वर्षों में एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग, यहां से निरंतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उद्योगों के तहत ही हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, या
कौन कौन से औद्योगिक गलियारे हैं, है ना। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कौन सी जो फूड मेगा पार्क स्थापित हो रहे हैं तो किस जिले में है, केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जा रही है, क्या उनका उद्देश्य है। तो ये भी हमें उद्योगों के तहत ही वर्णन करना होता है। इसके बाद उद्योगों को पढ़ने का एक तरीका होता है स्वामित्व के आधार पर आप देख लेंगे कि कौन से सरकारी उद्योग हैं, कौन से आपके निजी उद्योग हैं। तो आप एक वर्गीकरण इनको श्रेणीबद्ध तरीके से पढ़ें तो आपको आसानी होती है, और यहाँ से भी निरंतर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं उद्योगों से। तो इनके बारे में भी हमें गहन अध्ययन करना होता है। जो अंतिम टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या से तो आप निश्चित मान लें कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो क्या ही एमपीपीएससी, आपको जनसंख्या से क्वेश्चन आना निश्चित है, और विगत वर्षों में निरंतर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आते हैं वितरण से, अर्थात वितरण और वृद्धि से। तो आप देखेंगे कि किस जिले का लिंगानुपात ज्यादा है, कहाँ का लिंगानुपात कम है, कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है, किस संभाग की सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या है, कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। तो हमें 2011 की जनगणना के अनुसार इनका अध्ययन करना होता है। तो घनत्व से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सबसे कम घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसके लिए अपन एक कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं, डीएसपी, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। तो इस तरीके से इनको पढ़ने का एक तरीका भी हो सकता है। तो यहाँ से घनत्व से क्वेश्चन आएंगे, डेंसिटी से कि कौन से जिले सर्वाधिक घनत्व वाले हैं, कौन से जिले निम्न घनत्व वाले हैं। वृद्धि से मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि किस जिले में हुई है ना, और अभी किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। जो हमारी हर 5 साल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को आजकल मिलने लगे हैं। उसके बाद जो एक टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में है वो है नगरीकरण। आप जानते होंगे साथियों कि निरंतर प्रवास हो रहा है, निरंतर पलायन हो रहा है। सुविधाओं के अभाव में एक अच्छे जीवन शैली को जीने की चाह में लोगों का ग्रामों से शहरों की ओर प्रवास हो रहा है। तो क्या इनके प्रमुख कारण हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। जब ये प्रवास हो रहा है, जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर रही है, तो नगरीकरण को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, क्या क्या असुविधाएं हैं वहां पे, और क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो नगरीकरण और प्रवास से भी हमें निरंतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि जो टॉपिक मेंशन किए गए थे आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में, उसे किस तरीके से डिकोड किया जा सकता है, किन किन टॉपिक से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उनको पढ़ने का एक तरीका हो सकता है, किस ट्रिक या कोड के माध्यम से हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये हमने एक प्रयास किया है कि इस कक्षा के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचे, और किस तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल के सिलेबस को कवर किया जाए उसके बारे में आपको एक नई अप्रोच जानने को मिले। तो दोस्तों अब हम जो अगली कक्षा लेंगे उसके बाद हम यूनिट 5 को आपके बीच लेके आएंगे। अब आपसे एक निवेदन है कि जो भी इन कक्षाओं के माध्यम से आपको आउटपुट मिलता है उसके बारे में कमेंट के माध्यम से हमें जरूर एक सुझाव दें, सलाह दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जब भी जो नई वीडियो आती है, नई कक्षाएं आती हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक जो सकारात्मक प्रयास आपके ज़िले में हम लोग ने प्रारंभ किया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अधिकारी बनने का सपना देखते हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव में वह उन अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो वह हमसे जुड़ें और हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत साथियों।